दीवार में एक खिड़की रहती थी। पार्ट 2। दूसरे दिन ऑटो के इंतज़ार में पिछले दिनों की तरह हाथी आते हुए दिखा। हाथी दिखने के बाद रघुवर प्रसाद ने ताड़ के पेड़ों को देखा कि वही है। हाथी पर बैठे युवा साधु ने रघुवर प्रसाद की कल उनसे बातचीत हो चुकी थी कि परिचय की दृष्टि से देखा। साधु को रघुवर प्रसाद का नाम नहीं मालूम था। अगर मालूम होता तो देखने के परिचय में नाम मालूम है कि भी दृष्टि होती। रघुवर प्रसाद को लगा कि आज वह उनसे नहीं पूछेगा। हाथी पर बैठकर महाविद्यालय जाना ठीक नहीं था। हाथी एक सवारी थी जिसका चलन बंद हो गया। इस तरह चल रही थी। एक सिक्का जिसका चलन बंद था पर है। वह चाहते तो कल हाथी पर बैठ सकते थे। ऑटो के 1 रुपये देने पड़ते, हाथी के अधिक देने पड़े। 8 किलोमीटर हाथी पर बैठकर जाना होगा। पहले राजे महाराजे बैठते थे। इस समय बैठे तो हास्यास्पद होगा, जैसे हाथी पर बैठा हुआ भूतपूर्व राजा सब्जी खरीदने बाजार आया। सबने अपनी अपनी सब्जी की टोकनी पीछे खींचकर हाथी के आने का रास्ता चौड़ा किया। तब भी हाथी के लिए घूम पर पलटने की जगह नहीं थी। इस तितर बितर के भूतपूर्व राजा ने एक सब्जी वाली के पास झोला फेंका कि आधा किलो आलू, 1 रुपये की पालक, 1 पाव लहसुन और 50 पैसे की अदरक देना। झोले में सब्जी भरकर सब्जी वाली झोले के हाथी की सूंड को पकड़ा देगी। हाथी सूंड पलटाकर झोला महावत को दे देगा। भूतपूर्व राजा सब्जी के पैसे पूछेगा, फिर एक पोटली में पैसे लपेटकर महावत को देगा। महावत हाथी को देगा, हाथी सब्जी वाली को देगा। इस लेन देन के बीच में बहुत बड़ा हाथी होगा और उसकी भूमिका होगी। घूमने फिरने के लिए हाथी पर बैठना ठीक है, काम पर जाने के लिए नहीं। घोड़ा तो भी ठीक होगा। टेम्पो में हमेशा की तरह गांव की औरतें और बूढ़ों की भीड़ थी। एक बूढ़ा डंडा लिए हुए बैठा था। विद्यार्थी नहीं थे, इसलिए रघुवर प्रसाद ने अंदर घुसने की कोशिश की। टेम्पो वाले ने जगह बनाने के लिए कहा। टेम्पो में जगह होती तो मिलती। ऐसा नहीं था कि बाहर मैदान से थोड़ी जगह लेते, टेम्पो में रख देते तो जगह बन जाती। बिना जगह के वे टेम्पो में घुस गए। जब टेम्पो चली तो उनको लगा कि दम नहीं घुटेगा। लड़कियां औरतों के बीच बैठे हुए आगे जब कोई विद्यार्थी देखेगा तो अटपटा नहीं लगेगा, क्योंकि विद्यार्थी सोचेगा कि रघुवर प्रसाद के बैठने के बाद औरतें बैठी होंगी, औरतों के बैठने के बाद रघुवर प्रसाद बैठे होंगे। ऐसा विद्यार्थी क्यों सोचेगा। हाथी को निकले हुए समय हो चुका था। तब भी हाथी इतने धीरे चल रहा था कि उनका टेम्पो हाथी से आगे निकल गया। डंडे वाले बूढ़े के कंधे पर कंबल रखा था जो रघुवर प्रसाद को गड़ रहा था। ठंड को गए कुछ दिन बीत गए थे, पर बीतों दिनों की आदत की तरह कंबल कंधे पर रखा हुआ था। विभागाध्यक्ष से रघुवर प्रसाद ने बात की। महाविद्यालय आने में कठिनाई होती है सर, टेम्पो बस समय पर नहीं मिलती, देर होने पर आधे दिन की छुट्टी लेनी पड़ती है। विभागाध्यक्ष बोले, स्कूटर नहीं खरीद लेते सर, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा, साइकिल से आया करो। साइकिल से आने का मन नहीं करता, पिताजी की पुरानी साइकिल है, बिगड़ी रहती है, चलाओगे तो उसकी देखभाल होगी, साइकिल ठीक रहेगी। यही करना पड़ेगा। आपने स्कूटर कब खरीदी? 8 साल हो गए। आते जाते आपको हाथी मिलता है? हाँ, कुछ दिनों से तो रोज़ मिलता है। स्कूटर का हॉर्न सुनकर हाथी हट जाता है। हाथी सुनकर हटता है या पता नहीं, माँ आवाज़ सुनकर हट देता हो। हाथी तो समझदार होता है, उसको अपने मन से हट जाना चाहिए। सामने बस ट्रक को आते देखकर हाथी किनारे हो जाता होगा, हो तो जाना चाहिए। हाथी की बाजू से स्कूटर निकालने में आपको डर नहीं लगता? मैं होता तो मुझको तो डर लगता है। हाथी अपनी समझदारी और महावत की समझदारी के साथ साथ चलता है। दोनों की समझदारी में फ़र्क पड़ जाए तब मुश्किल होगी। यह भी तो हो सकता है कि महावत की गलती को हाथी संभाल ले। हाँ, और महावत सही हो तो हाथी से गलती हो जाए। जी हाँ। हाथी के पास से निकलते समय मैं स्कूटर धीमी कर लेता हूँ, हाथी से दूर होकर निकलता हूँ कि अचानक वो घूम जाए, उसकी पहुँच सीमा पर न रहूँ। हाथी से आगे होते ही तुरंत गति बढ़ा देता हूँ। क्यों? इसलिए कि हाथी इतना बड़ा होता है, सूंड लंबी होती है, इस सूंड बढ़ाकर पकड़ ना ले, हंसते हुए विभागाध्यक्ष ने कहा। अच्छा बताइए, हाथी बैलगाड़ी से आगे निकल सकता है? स्कूटर से जाते हुए यह कैसे पता चलेगा?
या तो हाथी पर बैठे रहो या बैलगाड़ी पर, तब पता चलेगा। फिर तो आप क्या सोचते हैं? हाथी बैलगाड़ी से आगे निकल जाएगा। मुझे भी यही लगता है। और साइकिल साइकिल हाथी से आगे निकल जाएगी। यदि हाथी पैदल चले तो? हाथी पैदल चलेगा क्या मतलब? यदि न चले तो घोड़े पर चलेगा? नहीं सर, मैं कह रहा था कि हाथी दौड़ेगा तो साइकिल आगे ना निकल पाए। हाँ, आखिर हाथी दौड़ेगा तो पैदल ही। भैंस को भागते हुए देखे हो? तेज दौड़ती है। नहीं सर, भैंस उतनी तेज़ नहीं दौड़ती जितनी तेज़ दौड़ते हुए दिखती है। भारी भरकम होने के कारण उसका दौड़ना तेज़ दौड़ना लगता है। हाथी दौड़ में भैंस से पीछे जाएगा। हो सकता है, पर साइकिल हाथी से आगे निकल जाएगी। हाँ, साइकिल आगे निकल जाएगी। एक कुत्ता तक तो हाथी से आगे निकल जाता है। मालूम नहीं क्यों राजा महाराजा हाथी पर बैठते थे। ऊंचाई पर रहने और बैठने का कारण? और कोई ऊंची सवारी तो नहीं थी। ऊँट भी ऊंचा होता है हाथी से? क्या पता। जहाँ जो चीज़ होती है उसी का उपयोग होता है। दान होती है इसीलिए तो भात खाते हैं। किसान यहाँ गेहूँ भी पैदा करते हैं, पर हाथी और ऊँट यहाँ पैदा नहीं होते हैं। जी सर, रघुवर प्रसाद ने कहा। लौटते समय रघुवर प्रसाद विभागाध्यक्ष की स्कूटर पर पीछे बैठे। विभागाध्यक्ष ने ही स्कूटर में चलने के लिए कहा था। आज उन्होंने स्कूटर में हवा भरवाई थी। हवा ठीक है सर? रघुवर प्रसाद ने बैठने से पहले पूछा था। हाँ, बैठ जाओ। हाँ, बैठ जाओ। स्कूटर चालू किए खड़ा हो। तुमसे स्कूटर पर बैठने के लिए नहीं कहता तो तुम कल अपने लिए एक हाथी खरीद लेते। पेट्रोल भी बहुत महंगा है। ये पेट्रोल से चलने वाला हाथी है। रघुवर प्रसाद को आगे जाते हुए हाथी दिखा। वे विभागाध्यक्ष से कहना चाहते थे सर हाथी, पर नहीं कहा। विभागाध्यक्ष ने भी देखा होगा। उन्होंने स्कूटी धीमा कर हाथी से दूरी बनाते हुए स्कूटर को आगे निकाला। रघुवर प्रसाद ने सिर घुमाकर बैठे हुए साधु को देखा। साधु ने हाथ उठाकर रघुवर प्रसाद को राम राम कहा। रघुवर प्रसाद वहीं उतर गए जहाँ वे ऑटो के लिए खड़े रहते थे। विभागाध्यक्ष सीधे निकल गए। रघुवर प्रसाद ने सोचा, जब शुरू की दुनिया धीमी चलती थी तब हाथी दुनिया के साथ डगमग चलता था। अब भी हाथी पहले जैसा धीमे चल रहा है। दुनिया के साथ हाथी हो ना हो, पर हाथी के साथ दुनिया अभी भी एक थी। हाथी की इस दुनिया में रघुवर प्रसाद शामिल हो रहे थे। मार्च का शुरू का दिन था। तब भी अचानक पानी ऐसे गिर रहा था कि अगस्त का महीना लगने लगा। पानी की तेज़ बौछार आम के बोर जर गए थे। बोर की खुशबू में गीलापन था। खाली समय में रघुवर प्रसाद विभागाध्यक्ष से बात करना चाहते थे। अगर पानी बंद नहीं हुआ तो बरसते पानी में कैसे लौटा जाएगा? ऑटो के लिए भीतर खड़ा रहना पड़ता। रघुवर प्रसाद के पास छत्ता बरसाती नहीं था। स्कूटर के पीछे छत्ता लेकर बैठने से छत्ता उलटकर टूट जाता। दूसरों का छत्ता लेकर स्कूटर पर जाना ठीक नहीं था। बरसाती पहनकर स्कूटर पर बैठा जा सकता था। हाथी पर भी छत्ता लगाकर बैठा जा सकता था। झालरदार छत्ता हौदे से बंधा हुआ इसलिए होता हो कि धूप बरसात से बचत हो। सर एक बात पूछूं? रघुवर प्रसाद ने कहा। विभागाध्यक्ष तब काम कर रहे थे, पर हाथी के बारे में नहीं। विभागाध्यक्ष ने कहा। जी हाँ, रघुवर प्रसाद ने कहा। वे चुप हो गए। गणित विभाग में 2 शिक्षक थे, रघुवर प्रसाद और विभागाध्यक्ष। महाविद्यालय को खुले तीसरा साल था। तीनों साल की कुल 38 विद्यार्थी थे। प्रथम वर्ष में 18 विद्यार्थी भर्ती हुए थे। तीसरे वर्ष की कक्षा में केवल 9 विद्यार्थी थे। सर हाथी के बारे में तो नहीं पूछ रहे हो? जी, दूसरे जानवर के बारे में पूछिए। विभागाध्यक्ष ने सोचा हाथी के बदले जानवर के बारे में पूछने से मना करना था। हाथी उसमें अपने आप शामिल हो ही जाता। सर काजी हाउस में भालू को रख सकते हैं? विभागाध्यक्ष को शक हुआ कि रघुवर प्रसाद को काले जानवरों से अधिक लगा, जैसे भालू, हाथी, भैंस इत्यादि। आवारा गाय गोरू को काजी में हाउस में रखते। भालू जंगल में रहता है। जंगल का भालू आवारा भालू नहीं होगा। गाय गोरू जिसको देखने सुनने वाला कोई नहीं खड़ी फसल चरने लगे, नुकसान करे, तो उसको काजी हाउस में बंद कर सकते हैं। जिसकी गाय होती है वह दंड देकर छुड़ा लिया जाता है। जंगल से निकलकर भालू खेत में आ जाए तो भालू आवारा नहीं हो जाएगा। खेत में आएगा तो भी आवारा नहीं होगा। गांव में आ जाएगा तो भालू कहीं भी आ जाए,
जंगली रहेगा। आदमी लोगों को भालू नुकसान पहुंचाए और पकड़ में आ जाए तो काजी हाउस में दे सकते। अरे काजी हाउस में भालू को खिलाएंगे क्या? उसको दंड देकर कौन छुड़ाएगा? भालू को जंगल विभाग को दे सकते हैं कि वापस जंगल में छोड़ दो या चिड़ियाघर में। जंगल विभाग भालू को दूर घने जंगल में छोड़ सकता है। सर, काजी हाउस में गाय बैल को लेंगे, कोई ना आए तो क्या करेंगे? नीलामी कर देंगे। भालू की नीलामी करें तो सर्कस वाले भालू नचाने वाले खरीद सकते हैं। भालू को नचाने वाले कितने मिलेंगे? 8-10 तो इकट्ठा हो जाएंगे। अच्छा, कल किसी एक को तो ढूंढ कर लाना। मुझको तो लगता है गिने चुने 2-4 लोग घूम घूम कर भालू नचाते फिरते। 2-4 भी नहीं, एक ही होगा। वो एक सारी दुनिया में घूमता है। अपनी बस्ती में भालू नचाने वाला एक भी आदमी नहीं है। अगर होगा तो वो भालू के साथ रहता हो। भालू पालतू जानवर नहीं है, जंगली जानवर है। पालतू जानवर की नीलामी करेंगे, जंगली जानवर को जंगल भेज देंगे। समझे? समझ गया। पर सर, गाय एक समय पालतू नहीं रही होगी, वो भी जंगली जानवर होगी। मनुष्य जंगली था, भालू भी धीरे धीरे पालतू हो जाता। नहीं, ऐसा नहीं है। भालू पालतू जानवर नहीं है। सर, हाथी पालतू जानवर हो गया है, रघुवर प्रसाद ने कहा। तुम छत्ता लाए हो? विभागाध्यक्ष ने पूछा। नहीं, छत्ता किसी से मांग लूँगा या पैदल जाऊँगा। चपरासी से छत्ता मांग लेना, पैदल जाना। भीगते हुए चलना है तो मेरे साथ चलो, मैं भीगते जाऊँगा। मैं पैदल जाऊँगा। मन हुआ तो छत्ता लिए तेज चलूँगा या छत्ता लेकर दौड़ूँगा। पैदल दौड़ना? जी सर, पिताजी कहते जब पानी गिरता है तो चोरों की चोरी करने में आसानी होती है। हाँ, मैं कुत्ते के बदले एक शेर पालने की बात सोच रहा हूँ। जब चोर आएगा तो वो भूखेगा नहीं, दहाड़ेगा। प्राचार्य अपने स्कूटर में भीगते हुए चले गए। कुछ भीगते हुए विद्यार्थी साइकिल से, कुछ पैदल गए। विद्यार्थी साइकिल पर डबल सवारी भी गए। जो शिक्षक साइकिल में आते थे वे सब पानी रुकने का इंतज़ार किए बिना साइकिल पर चले गए। विभागाध्यक्ष ने जाते समय रघुवर प्रसाद से पूछा, भीगते चलोगे? नहीं सर, मुझे छत्ता मिल गया, पैदल जा रहा हूँ, रास्ते में टेम्पो मिल जाएगा। रास्ते में हाथी मिले तो छत्ता लगाकर हाथी पर मत बैठना, रघुवर प्रसाद। क्यों सर? एक हाथी से तो छत्ता पकड़ोगे, संभल कर बैठते नहीं बनेगा। शायद सड़क के नीचे की हवा से हाथी के ऊपर भी हवा तेज़ हो, छत्ता उलट जाए। छत्ता संभाल में खुद मत गिरना, छत्ते को गिर जाने देना। छत्ता मेरा नहीं है, किसी का भी छत्ता हो, झल्लाकर विभागाध्यक्ष ने कहा। जी हाँ। रघुवर प्रसाद पैदल निकल पड़े थे। पानी कम हुआ था, फिर भी तेज़ था। शहर की ओर से गांव की सवारी से लदा टेम्पो आकर चला गया। यही टेम्पो लौटेगा तब शायद जगह मिल जाए। टेम्पो नवागांव तक जाता था। जोरागांव से लगा महाविद्यालय था। इस गांव में दाऊ की लंबी चौड़ी देहरी थी जो महाविद्यालय को दान में दे दी गई थी। महाविद्यालय की दालान की दीवारों में बड़े बड़े आले बने थे। कमरे की भी दीवारों में आले थे। दालान में छाने को सहारा देने लाइन से पत्थर पर लकड़ी के खंभे थे। लकड़ी के खंभे, बल्ली, दरवाजे और खिड़की के पल्ले अलसी के तेल से चिपुड़े काले और चमकदार थे। जमाने से इनको अलसी का तेल लगाकर चमकाया जाता था। तेल के कारण इनमें धूल की परत जमती थी, पर यह परत इतनी कड़ी हो जाती थी कि लकड़ी का हिस्सा लगती थी। धूल की जमी परत प्राकृतिक बारीक नक्काशी लगती थी। दरवाजे में पीतल और लोहे के मोटे मोटे फूली खिला लगते थे। साथ में लगे पीतल के फूल लोहे की खीलों की तरह काले पड़ गए थे। सभी दरवाजे नवबेड़िया थे, भारी और मजबूत। बरामदे में दीवार के नीचे गेरू की बनी थी डिज़ाइन की पट्टी थी। प्राचार्य के दरवाजे के आजू बाजू की दीवार में नीले रंग के मोर बने थे, उसमें कई कई लाल रंग की छींटें थीं। कार्यालय के कमरे के दरवाजे के पास गणेश जी बने थे। गणित विभाग के कमरे के अंदर एक पक्षी बना था। आश्चर्य था कि हाथी कहीं नहीं बना था। कक्षाओं के लिए अनेक कमरे खाली थे। एक खाली कमरे की दीवार में हाथ के 18 छप्पे बने थे। खिड़कियाँ छोटी थीं, सलाखों की बाँस ठोक दिए गए थे। महाविद्यालय का फर्श गोबर से लिपा पुता था। 3 कक्षाओं में बेंचें रखी थी और एक एक टेबल। कुर्सी नहीं थी, कुर्सी की कमी थी। 11 कमरे थे, तीनों कमरे में पढ़ाई होती थी। एक कमरे में प्राचार्य बैठते थे। महाविद्यालय के सामने एक बड़ा मैदान था,
वहाँ झंडा फहराने के लिए एक मोटी बल्ली गड़ी थी। उसमें एक ऊंचा बांस बंधा था। बांस में झंडा फहराकर बल्ली में बांध दिया जाता था। महाविद्यालय से लगी हुई एक झोपड़ी में प्राथमिक शाला थी। माध्यमिक स्कूल गांव में नहीं था और इस गांव और पास के शहर के लिए एक अतिरिक्त महाविद्यालय था। शहर के अंदर भी एक महाविद्यालय था। वहाँ 125 लड़कों का जमघट था। प्राथमिक स्कूल के शिक्षक महाविद्यालय के शिक्षक का बहुत आदर करते थे। गांव वालों का कहना था कि महाविद्यालय में इतने कमरे खाली हैं, उसी में प्राथमिक स्कूल लग जाता तो ठीक था। प्राचार्य और कमेटी के लोगों को एतराज़ नहीं था, परंतु एक दिक्कत थी, स्कूल के बच्चों का हल्ला बहुत था। स्कूल के शिक्षकों का कहना था कि वे बिना हल्ला किए पढ़ाएंगे और पढ़ाते समय खिड़की दरवाजे बंद कर लेंगे। स्कूल के बच्चों को जब ये मालूम पड़ा कि महाविद्यालय के कमरे उनके हल्ले गुल्ले के कारण नहीं मिल पाएंगे, तो छोटे छोटे बच्चों ने हल्ला गुल्ला करना, चिल्लाना करीब करीब बंद कर दिया था। आपस में झगड़ा तो करते थे पर चुपचाप। केवल शिक्षक के पढ़ाने का हल्ला होता था। बच्चे आपस में फुसफुसाकर बात करते थे। छोटे छोटे बच्चों के होठ में चुप रहने का इशारे के रूप में एक उंगली आदत की तरह रहती थी। शिक्षक नहीं होते तो लगता था कि कक्षा में कोई नहीं है, ऐसी शांति थी। परंतु जाकर देखने से मालूम होता था कि 40 लड़के लड़कियों में आधे से अधिक होठ की उंगली रखे चुप है और बाकी बिना उंगली रखे। बच्चे मुंह में उंगली रखे आते जाते दिखते थे। महाविद्यालय के सामने एक हैंडपंप था। बीच में पानी पीने की छुट्टियों में बच्चे और लड़के ज़रूर पानी पीते थे। गिलास से पानी पीने के लिए स्कूल और महाविद्यालय दोनों जगह घड़े और चंबू रखे थे। घड़े से निकालकर गिलास से पानी पीना प्राचार्य और शिक्षकों से लेकर प्राथमिक स्कूल तक के बच्चों को अच्छा नहीं लगता था। महाविद्यालय के प्राचार्य पानी पीने हैंडपंप पर चले जाते थे। कभी उनके साथ शिक्षक होता, क्लर्क होता या चपरासी होता जो हैंडपंप चलाता था। शाला के पीछे तालाब था। तालाब के किनारे पेशाब करने की आड़ बना दी गई थी। 8 लड़के एक साथ पेशाब करते थे। फिर भी इतनी आबादी नहीं बढ़ी थी कि पेशाब करने के लिए तालाब बनाया जाता। जब महाविद्यालय के प्राचार्य अकेले बाहर जाते तो सब समझ जाते कि पानी पीने नहीं, पेशाब करने निकले हैं। प्राचार्य जब उठकर खड़े होते तो कहते बाहर चला जाए, तो वहाँ बैठे शिक्षक भी उठ जाते कि पानी पीने जा रहे। जब पेशाब करना होता तो प्राचार्य बतला देते पानी नहीं पीना है, तब वे अकेले जाते थे। तालाब को देखने से पता नहीं चलता था कि तालाब पहले बना था या दाऊ का बाड़ा। एक कच्चे तालाब की प्राचीनता का पता लगाने का कोई तरीका नहीं था। तालाब के किनारे कोई मंदिर नहीं था। मंदिर की प्राचीनता से तालाब की प्राचीनता का अंदाज होता, परंतु तालाब नया नहीं था। राहत कार्यों के बाद वह गहरा और बेडौल हो गया था। तालाब का पानी अनायास नहीं दिखता था। ऊंची मिट्टी की दीवार के अंदर पानी था। तालाब वही अच्छे लगते थे जिसकी ऊंचाई जमीन की सतह के बराबर होती थी। जमीन के समतल के बाद तालाब का समतल होता था। ज़मीन के समतल के बराबर पानी का समतल होता था। जितनी पुरानी मिट्टी और जल था, तालाब उतना ही प्राचीन लगता था। यह इतना प्राकृतिक और प्राचीन लगता था कि वहाँ ज़मीन होते होते पानी हो या गया या किनारे किनारे घास, फिर कमल की पत्तियाँ, यानी जितनी पुरानी घास वनस्पति कमल प्राचीन, उतनी ही पुराना तालाब। इस तालाब में कमल नहीं था, जबकि सड़क के ऊपर मिट्टी डालने के लिए सड़क के किनारे से जो गड्ढे खोदे जाते थे वे पहली बरसात में डबरे हो जाते। 2-1 साल बाद उसमें कमल की एक छोटी गोल पत्ती दिख जाती। 2-1 बरसात के बाद एक छोटा सफ़ेद कमल खिल जाता। रघुवर प्रसाद का एक कमरे का घर था। 30 रुपये महीना कमरे का देते थे। बिजली का मीटर अलग था। उनका कमरा बीच में था। आजू बाजू एक एक कमरे और थे, ये भी किराए से उठे थे। उन दोनों कमरों में परिवार था। रघुवर प्रसाद के माता पिता और एक छोटा भाई 50 किलोमीटर दूर धर्मपुरा में रहते थे।
बस से कम 1.5 घंटे का रास्ता था। रघुवर प्रसाद पत्नी और गृहस्थी के हिसाब से चीज़ें इकट्ठी कर रहे थे। एक चारपाई थी, चारपाई चौड़ी थी, फिर भी उनको यह समझ में नहीं आ रहा था कि उनको एक चारपाई और रखनी चाहिए या नहीं। पति पत्नी एक ही चारपाई पर रात भर सोते हैं, ये उनको ज़रूरी सत्य नहीं लगता था। रात भर का ज़रूरी सत्य न हो पर कुछ देर का सत्य तो था। फिर भी इस सत्य को आड़ में रखने के लिए उनके पास दूसरा कमरा नहीं था। यदि 2 चारपाई होती तो यह सत्य दूसरी चारपाई के आड़ में होता। रघुवर प्रसाद की बड़ी बहन इसी शहर में थी। जीजा एक ट्रांसपोर्ट ऑफिस में क्लर्क थे। बड़ी बहन ने शक्कर, चाय, पत्ती, जीरा, राई इत्यादि चोखे की चीज़ों के लिए टीन और प्लास्टिक के पुराने डिब्बा डिब्बी दिए थे। आटा रखने के लिए टीन का सुंदर नया डब्बा दिया था। यह अस्पताल के पलस्तर का खाली डिब्बा था। पता नहीं बड़ी बहन को कहाँ से मिला था। गोल बाजार के खाली डिब्बों की दुकान से शायद खरीदा हो। जीजा के घर किसी का हाथ पैर नहीं टूटा था या जीजा के किसी कंपाउंडर दोस्त ने दिया हो। तेल एक बोतल में था। चावल दाल के डिब्बे भी थे। चावल, दाल, आटा वे झोले में रखना चाहते थे। चूहों के कारण इरादा बदल दिया। कमरे के सामने उनके हिस्से में पर्ची में बैटरी के खोखे के 3 गमले रखे थे। एक गमले में तुलसी लगी थी, 2 गमलों में शोभा के पौधे लगे थे। बैटरी के खोखे भी बड़ी बहन ने दिए थे। कमरे के दाहिने कोने का चौका बना दिया गया। उसी तरफ दूसरे कोने में गुंडी और घड़ा रखा था। वहाँ दीवार के बाहर नाली के लिए एक मुहाना बना था। दीवार में 2 अलमारी बनी थी। पल्ले नहीं थे। लकड़ी के तख्तों से अलमारी के खाने बने थे। पता नहीं कौन सी लकड़ी थी। तख्ते टेढ़े हो गए थे। उसमें अखबार बिछाकर उन्होंने किताबें जमा दी थी। फर्श काले पत्थर का था। यह फर्श पत्थर कहलाता था। पास में एक बेलसोंडा नाम का गांव था। वहाँ इस पत्थर की खदान थी। बैलगाड़ी और ट्रक में लदकर खदान से इधर उधर पत्थर जाता। टट्टी मकान से कुछ दूर हटकर पीछे बनी थी। 3 कमरे के परिवार के लिए 3 टट्टियाँ लाइन से बनी थी। शादी के बाद रघुवर प्रसाद 8 रुपये महीने के हिसाब से एक टट्टी में ताला लगाने लगे थे। टट्टी का ताला एकदम नया था। टट्टी में बिजली नहीं थी। रात को टॉर्च या डिबरी लेकर जाना पड़ता था। टट्टी का दरवाज़ा ज़मीन से 6-7 इंच ऊंचा था। बाहर डिबरी रख दो तो भी बंद दरवाजे के नीचे से उजाला जाता था। 30 रुपये का कमरा और 8 रुपये की टट्टी का अनुपात ठीक नहीं बैठता था। टट्टी का किराया और कम होना था। घर गृहस्थी के टट्टी के इंतज़ाम में वो ठगा गए थे, पर यह ज़रूरी था। पैदल कुछ दूर निकल आने के बाद भी रघुवर प्रसाद को टेम्पो नहीं मिला। टेम्पो भरे आते थे, घुसने की जगह नहीं होती, इसलिए रोकने से नहीं रुकते थे। जब भी टेम्पो की आवाज़ आती रुककर पीछे देखने लगते। रुककर उन्होंने पीछे देखा, एक टेम्पो आ रहा था। टेम्पो के पीछे उन्हें हाथी भी आता दिखा। पानी बूंद बूंद गिर रहा था। उन्होंने निर्णय लिया, इस टेम्पो में जगह नहीं मिली तो हाथी पर बैठ जाएंगे। टेम्पो को उन्होंने रोका, टेम्पो रुका नहीं। उन्हें लगा टेम्पो में जगह थी। टेम्पो वाले ने उन पर ध्यान नहीं दिया। हाथी के आने में अभी समय लगेगा, तब तक 4 टेम्पो निकल सकते, किसी न किसी में जगह मिल जाएगी। टेम्पो नहीं आ रहा था। हाथी आते आते समीप आ गया। बाबू चलेंगे? युवा साधु ने पूछा। छत के नीचे से उन्होंने हाँ कहा। ऊपर से साधु को छत्ते की आड़ में उनका सिर हिलाना नहीं दिखा होगा, पर हाँ कहना सुनाई दिया होगा। वे ताने खड़े रहे। साधु ने हाथी से चिल्लाकर फिर प्यार से बुद्धाकर कुछ कहा तो हाथी धीरे से नीचे बैठ गया। साधु ने किसी जादू या मंत्र से हाथी को बैठाया हो। तब रघुवर प्रसाद ने मंत्रमुग्ध खुद अपने हाथी पर चढ़ने का रास्ता वही खड़े खड़े देख रहे थे। शायद उन्हें लगा हो कि वे खड़े खड़े अपने को हाथी पर बैठा हुआ पा लेंगे। नीचे हाथ बढ़ाकर साधु ने रघुवर प्रसाद से ऊपर चढ़ने के लिए कहा। छत्ता उन्होंने बंद कर दिया था।
रस्सी पकड़कर किसी तरह वे ऊपर चढ़ गए। हाथी का शरीर बहुत खुरदरा था। संभलना कहकर उसने हाथी को कुछ कहा तो हाथी खड़ा हो गया। हाथी इतना ऊंचा होगा इसका अंदाज़ा नहीं था। बूंदाबांदी हो रही थी। बंद छत्ता हाथ में था। जिस हाथ में छत्ता था उस हाथ से भी वे रस्सी किसी तरह पकड़े हुए थे। कुछ डर या संभल कर बैठे होने के कारण वे झुके हुए थे। घबराइए नहीं, गिरेंगे नहीं। हाथी आपको गिरने नहीं देगा, समझदार है। हाथी की रीढ़ की हड्डी उन्हें गड़ रही थी। रीढ़ की हड्डी थी या रस्सी, ये निश्चित करने के लिए थोड़ा खिसकना पड़ता। शुरुआत में तो ज़्यादा झुके रहे, कुछ देर बाद तन कर बैठ गए। हाथी पर बैठने का उनका संतुलन उन्हें मिल गया था। वे जूता पहने हुए हाथी पर चढ़े थे। जूते पहने हुए उन्हें हाथी पर चढ़ना था या नहीं, उन्हें नहीं मालूम था। साधु ने भी नहीं टोका था। घर किधर है? ऑटो वाली जगह पहुंचकर साधु ने पूछा। इधर, उन्होंने बताया। घर उन्हें आगे दिखने लगा था। उन्हें लगा घर के सामने कुछ चहल पहल, औरतें दिख रही थी। पास पड़ोसे तो आ जाती रही थी। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। ढोलक और मजीरे के साथ कव्वाली सुनाई दे रही थी। शायद उनके ही घर में उनका दिल धड़कने लगा। दिल जितनी जोर से धड़क रहा था, हाथी के ऊपर नीचे के कारण उतना नहीं था। कुछ देर पहले से तो पानी बंद हो गया था और हल्की धूप सी निकल आई थी। वे हाथी पर बैठे बैठे देख रहे थे कि एक औरत ने उनके कमरे में चारपाई निकाली और सामने के पेड़ से नीचे डाल दी। दूसरे ने दरी लाकर बिछा ली। शायद पिता थे। पड़ोस के कमरे से निकलकर वे चारपाई पर बैठे, फिर लेट गए। उठकर उन्होंने खटिया पेड़ से नीचे से सरकाई, फिर लेट गए। हवा चलने से पत्तियों से पानी टपकता होगा। बच्चों को दूर से हाथी दिखा। वे चिल्लाने लगे। पिता उठकर बैठ गए। उन्हें यह थोड़ी समझ में आ रहा था कि हाथी पर उनका रघुवर प्रसाद बेटा है। सामने औरतें बच्चे इकट्ठे हो गए। वही घर है, उनके मुंह से निकला। कुछ उत्सव है क्या? नहीं, गांव से पिताजी आए हैं। उसे घर नहीं बताना था। पहले उतर जाते तो अच्छा था, तमाशा हो जाएगा। उन्हें झेप लग रही थी। हाथी से उतरते भी नहीं बनेगा। उतरते उतरते गिर पड़े तो? हाथी ठीक पिता की चारपाई के पास खड़ा हुआ। पिता ने तब भी नहीं पहचाना था। पिता चारपाई से उठकर हाथी से कुछ दूर जाकर खड़े हो गए थे। चारपाई को वो उन्होंने हटा लिया था। तभी उन्होंने पहचाना कि हाथी पर उनका बेटा है। पड़ोस की औरतों बच्चों ने भी पहचान ली। एक औरत ने चिल्लाकर कहा, अरे रघुवर प्रसाद हाथी से आए हैं। बच्चे हो चिल्लाने लगे। अंदर पत्नी होगी तो उसने भी सुना होगा। शायद उस औरत ने पत्नी को सुनाने के लिए ही चिल्लाया हो। पत्नी जी का धक से किया हुआ होगा। एक क्षण को उसका भी मन रघुवर प्रसाद को हाथी से आया देख लेने का हुआ होगा। हाथी पर बैठकर आना खुशी की बात ही होती होगी। थोड़ी बहुत शान भी होती हो। साधु ने रघुवर प्रसाद को उतरने के लिए हाथी को नीचे बैठाया। रघुवर प्रसाद हाथी से संभल कर उतरे। उन्होंने 1 रुपये का सिक्का निकाला। तब तक हाथी खड़ा हो गया था। सिक्का देखकर साधु ने मुस्कुराकर कहा, हाथी को दे दीजिए। हाथी को सिक्का कैसे दे? यह वे हथेली फैलाए ठीक से सोच भी नहीं पाए थे कि हाथी ने हथेली पर से सिक्के को सूंड से उठाकर साधु को दे दिया। अच्छा, कल मिलेंगे। मित्रवत हाथी सवार ने कहा। अच्छा, धीरे से रघुवर प्रसाद ने कहा। हाथी के जाने से एक बड़ी सी जगह निकल आई थी। यह तो था कि हाथी आगे आगे निकल जाता था और पीछे हाथी की खाली जगह छूट जाती थी। जाते हुए हाथी को उंगली से छूने का मन रघुवर प्रसाद को हुआ था। हाथी के हटते ही दरवाजे के पास खड़ी औरतों में उन्होंने पत्नी को एक झलक ढूंढा और पिता के पैर छुए। पत्नी उन्हें नहीं दिखी। पड़ोस की औरतें कमरे में थी, इसलिए विश्वास था कि कमरे में होगी। हो सकता है माँ हो, पत्नी ना आई हो। माँ से मिलने औरतें आई हो, पर गौनें क्यों होंगी? क्या पत्नी नहीं आई होगी? उनका मन स्थिर नहीं था। वे हाथी पर उतर गए थे, पर अचानक घुड़सवारी करने लगा था। जी पत्नी आने और न आने की तरफ दौड़ता रहता था, कहीं रुकता नहीं था। न तो आने पर रुकता था और न नहीं आने पर। पिता ने रघुवर प्रसाद को बहुत मन से आशीर्वाद दिया। हाथी वाले को चाय नहीं पिला देते?
याद नहीं रही, कल पिला देना। पिता ने सोचा होगा कि वह महाविद्यालय आना जाना हाथी से करता है। कितनी देर हो गई आए हुए, रघुवर प्रसाद ने पूछा। घंटा 2 घंटा हुआ होगा। पड़ोसियों को मालूम पड़ा तो ढोलक लेकर गवनी करने लगी। बहू अंदर है, बहू को पहुँचाने आया था। तुमको छुट्टी तो मिलती नहीं, तुम्हारी माँ पीछे पड़ी थी, बहू को पहुँचा दो, बहू का मन नहीं लग रहा है। उदास रहती थी। उसे अपने माता पिता की याद आ रही होगी। धीरे से संकोच से उसने कहा। यह पिता ने नहीं सुना। घर पैसे थोड़ा ज़्यादा भेज दिया करो। छोटू की बीमारी में इस बार पैसे खर्च हो गए। 20 दिन बुखार में पड़ा रहा। आने पर बहू ने बहुत सेवा की। तब तक तो वह ठीक हो गया था, अब एकदम ठीक है। तुमको चिट्ठी लिखे तो थे? चिट्ठी नहीं मिली, आश्चर्य से रघुवर प्रसाद ने कहा। पत्नी ने भी लिखी हो और उसे न मिली हो। पत्नी क्यों लिखेगी? वह भी नहीं लिख सका। जब कितने दिन पहले लिखे थे? कुछ दिन हो गए। महाविद्यालय के पते से तो नहीं भेज रहे? घर के पते से भेजे थे। पोस्टमैन से पूछूंगा। पूछते रहने से वह चिट्ठी देना भूलेगा नहीं। अच्छा, मुँह हाथ धो लो, चाय पी लो, थके होगे, पिता ने कहा। अम्मा नहीं आई? कैसे आती? वहाँ कौन देखता? आपने चाय पी? हाँ पी ली। देखो कप खटिया के नीचे धरा है, कप ले जाना, इसी में धो के पी लेना। ज़्यादा कप बशी नहीं निकाला करो, टूट जाती है। जी हाँ, ज़्यादा कप बशी नहीं थी, यही एक कप बशी थी जिसे रघुवर प्रसाद उठाया था। कप उठाते उठाते रघुवर प्रसाद ने कमरे की तरफ देखा। कमरे के अंदर देहरी के पास उन्होंने कप रख दिया था। स्टोव जलने की गंध थी। उनके कप रखते ही एक लड़की ने कप उठाया, उसे धोने गुंडी की तरफ कोने में चली गई। रघुवर प्रसाद जूता उतारते सीढ़ी की तरफ इस तरह बैठ गए कि वह अंदर से नजर आए। स्टोव पत्नी के सामने रखा होगा। कोने से किसी औरत ने स्टोव उठाया होगा और कहा होगा, अब रघुवर प्रसाद के लिए चाय बनाओ। एक लड़की चाय के लिए गुंडी से पानी ले आई होगी। किसी ने छन्नी दिया होगा, किसी ने शक्कर, चाय पत्ती पत्नी के पास सरका दी होगी। रघुवर प्रसाद जूता उतारकर पिता के पास बैठ गए। अम्मा ठीक है? ठीक है। इस बार खाते समय एक बार ठसका ज़रूर लगता है, खांसते खांसते बेदम हो जाती है। डॉक्टर को बताए थे? होम्योपैथी वाले डॉक्टर को दिखाते रहते थे। होम्योपैथी की दवा भी महंगी हो गई है। एक छोटी शीशी 5 रुपए की, हफ्ता भर दवाई चलती है। एक छोटी लड़की बहुत धीरे धीरे कदम रखते हुए चाय न छलके जैसे रस्सी पर चल रही हो, रघुवर प्रसाद को आते दिखी। वे आगे बढ़े और लड़की के हाथ से कप ले लिया। जिसके लिए ले जा रही हो, देने के पहले वही छीन कर ले गए। इस तरह लड़की रघुवर प्रसाद को देखा और दुखी होकर लौट गई। चाय और पियेंगे? नहीं। जब आए होंगे तो कमरे में ताला बंद होगा। रघुवर प्रसाद को चाय पीते पीते याद आया कि ताला बंद था। ताला कैसे खुला होगा? तुम एक चाबी दिए थे ना? अच्छा हुआ वही ताला लगाया था, दूसरा ताला लगता तो परेशानी होती। क्या परेशानी होती? पड़ोसी अच्छे हैं, तुम्हारे आने तक वही रुकते। तुम्हारे पास तो एक ही ताला था। एक नया ताला और लिया था? काहे के लिए? टट्टी के लिए। टट्टी के लिए क्यों? वहाँ चोरी होने का कौन सा डर था? चोरी नहीं, टट्टी में भीड़ रहती है, समय पर खाली नहीं मिलती। अरे इतना बड़ा मैदान तो है, खेत है। जी, टट्टी का ताला तुम निकाल कर रख लेना, एक ताला मैं ले जाऊंगा, पेरा कोठा में लगाऊंगा। पेरा चोरी चला जाता है, बड़ी मुश्किल से एक गाय का चारा जुट पाता है। टट्टी किराए से ली है। टट्टी किराए से? टट्टी तो थी, कोई मनाही थोड़ी थी। कल एक नानी घर किराए से ले लेना, एक चौका किराए से ले लेना, सब गुजारा करना पड़ता है। तुम्हारी तनख्वाह तो किराए में चली जाती है, घर क्या भेजोगे? रघुवर प्रसाद ने सोचा कि पिता टट्टी का किराया न पूछ ले, इसलिए तुरंत कहा, बस में कोई तकलीफ तो नहीं हुई थी? नहीं। रघुवर प्रसाद को पिता कमज़ोर लग रहे थे। पिता से तबीयत के बारे में पूछेंगे, अपनी सब बीमारियां बतलाने लगेंगे। तब रघुवर प्रसाद को घबराहट होने लगती थी। उसका वेतन अच्छा होता तो वह बताता कि एक पुत्र अपने पिता की किस तरह परवाह करता है। पिता की छोटी छोटी अपेक्षाओं के सामने वह असहाय हो जाता था कि वह अच्छा पुत्र नहीं समझा जा सकता। अपनी असहायता से अब तक पिता साथ देते आए थे। पिता की असहायता में वह पिता का कैसे सहारा बन सकेगा? यही न कि पिता को 200 रुपये की ज़रूरत है तो बेटे की सहायता के लिए पिता ज़रूरत को किसी तरह 150 रुपये तक सीमित कर दे।
महाविद्यालय के पास घर मिल जाए तो एक बड़ा घर ले ले, आने जाने का पैसा बचेगा। अब तक औरतें चली गई, सब औरतें चली गई। हाँ, मैं बताना भूल गया, हलवाई के यहाँ बताशे ले आते और बांट देते। कल वह भिजवा दूंगा। कैसे भिजवाओगे? जाने दो, ऐसे समय बड़े वाले बताशे बुलवा लिया करो, दो दो बताशे बंटवा दिया करो। तीज त्योहार में पड़ोस में नाउन आती होगी, चाहो तो पता लगा कर बताशे भिजवा देना। जी हाँ, अब रहने दो, आगे चाहे ध्यान रखना। अंदर नहीं बैठेंगे? उसने पिता से पूछा। उसका भी अंदर जाने का मन था, यहाँ हवा में अच्छा नहीं लग रहा था। दिया बत्ती का समय हो गया है, वो उसे कह दे बत्ती जला दे। कुबेरी बेरिया अंधेरा नहीं होना चाहिए। जी। रघुवर प्रसाद अंदर गए। पत्नी एक कोने में बैठी थी, गुड़िया बैठी थी। रघुवर प्रसाद की पत्नी ने उसे अपने साथ के लिए रोक लिया था। गुड़िया को देखकर रघुवर प्रसाद का मन हुआ उससे कहे ग में छोटी ऊ की मात्रा गु, पर नहीं कहा कि पिता क्या सोचेंगे। रघुवर प्रसाद के आते ही पत्नी ने गुड़िया को फुसफुसा कर जाने को कहा होगा। वह भागती हुई चली गई। दिन के विदा होने का बाहर से कुछ अधिक अंधेरा कमरे में हो चुका था। रघुवर प्रसाद ने सोचा अभी बत्ती न जलाए, 1 मिनट बाद जलाए। वे पत्नी की ओर बढ़े। पिताजी दिख नहीं रहे थे। पड़ोस के बच्चे बाहर खेल रहे थे। पत्नी के पास जाकर वे धीरे से बोले, चाय पी थी? पत्नी ने कुछ कहा नहीं। चाय पी थी? उन्होंने फिर पूछा। तब पिता के खांसने की आवाज़ आई। उन्होंने तुरंत खटका दबाकर बत्ती जलाई। पत्नी की नायलॉन की गुलाबी साड़ी का प्लास्टिक जरी का चमकीला काम बिजली के उजाले में फक से चकमगा गया था। उजाला होते ही पत्नी की चूड़ियों की आवाज़ हुई थी। वह दीवार की तरफ धीमे से घूम गई थी। लाख और कांच की ढेर सी चूड़ियाँ पहनी थी। आर्द्रता वाले पैर को उजाला होते ही साड़ी में छुपा लिया था। तभी पत्नी ने उसकी तरफ इसलिए देखा, क्या वह भी उसकी तरफ देख रहा है? पत्नी देख रही है। देखकर वह मुस्कुराया तो वह भी मुस्कुराई। एक कमरे का घर जानकर पिता जानबूझकर 8 बजे की बस से लौट जाना चाहते होंगे। रघुवर का मन था कि पिता रुक जाते। अंदर आ जाइए, रघुवर प्रसाद ने दरवाजे के पास जाकर कहा। पिता उठे, अंदर आ गए। कमरे में एक बोरा बिछा था। पिता थोड़ी देर बोरे पर बैठे रहे, फिर उसी बोरे पर लेट गए। यह देख रघुवर प्रसाद बाहर पड़ी खटिया अंदर ले आया। खटिया पर लेट जाते? नहीं, ऐसे ही अच्छा लग रहा है। पिता को थका जानकर उसने कहा, आज रात रुक जाते, कल चले जाना। चला जाता हूँ, घर से पूड़ी लाया था, वही खाकर जाऊँगा। बासी पूड़ी नुकसान करेगी, रोटी खा लेना। बासी पूड़ी दाल के साथ अच्छी लगती है। बहू से बोल देना जल्दी दाल सब्जी बना देगी, थोड़ा भात भी खाऊंगा। पत्नी खाना बनाने के लिए तैयार दिखी। उठकर चौके के डिब्बों को खोलकर दाल चावल ढूंढने लगी। जा बता दे, दाल चावल कहाँ रखा है? पिता ने कहा। रघुवर प्रसाद ने चावल दाल आटा के डिब्बे बताए। सब्जी की टोकनी को देते देते पत्नी के पास रखी दी। टोकनी में आलू थे, पूड़ी बहुत थी, इसलिए पत्नी ने आटा नहीं छाना। खाना बनते तक पिता आंख बंद करके लेटे रहे। बेटे की गृहस्थी की खटर पटर आंख मुने सुनना उन्हें सुख दे रहा था। उनको लगता होगा चलो बेटे की गृहस्थी हो गई। रघुवर प्रसाद कल की तैयारी में किताब खोलकर बैठ गए। पत्नी खाना बनाते बनाते पति को देख लेती थी। हर बार देखने में उसका छूटा हुआ नया दिखता था। क्या देख लिया है यह पता नहीं चलता था, क्या देखना है यह भी नहीं मालूम था। देखने में इतना ही मालूम होता होगा कि यह नहीं देखा था। पिता ने बहुत थोड़ा खाना खाया। 7 बज गए थे। सड़क की बत्ती जल गई थी। आपकी तबीयत ठीक है? वह पूछ बैठा था। हाँ ठीक है, दिखना कम हो गया है, बायां आँख से तो बहुत कम दिखता है। दाहिनी आँख में जोत बाकी है, मोतियाबिंद हो रहा है। घुटने में बहुत दर्द होता है, काम करने से थकावट लगती है, उठकर खड़े हो तो चक्कर आ जाता है। कमज़ोरी है, डॉक्टर को दिखा देते। होम्योपैथी वाले को? नहीं, अंग्रेज़ी डॉक्टर को। अच्छा, दिखा दूंगा। रघुवर प्रसाद उठे। टीन की पेटी खोलकर उन्होंने पहले एक 50 रुपया उठाया, फिर 50 रुपया और निकाला। पेटी में अब करीब 200 रुपये बचे होंगे। महीना पूरा बचा है। प्रबंध मंडल में केवल 800 रुपया महीना स्वीकृत किया था। विभागाध्यक्षों को 1500 रुपये मिलते थे। इसके पहले डागा महाविद्यालय धमतरी में उनको 1200 रुपये मिलते थे। ये रुपए खर्च के लिए रख लीजिए। कितने हैं? 100 रुपये है। समझ लो बस के आने जाने में 50 रुपये खर्च हो गए। 20 रुपये और रख लीजिए। नहीं, तुम्हारा भी खर्च है, पहले भी रुपया दिए थे।
रख लीजिए, मेरे पास और है। रघुवर प्रसाद रिक्शा बुला लाए थे। बहू ने पैर छुए तो पिता ने आशीर्वाद दिया। आजू बाजू के कमरों से औरतें बच्चे झांक रहे थे। पिता के बैठने के बाद पिता का झोला लेकर रघुवर प्रसाद भी रिक्शे में बैठ गए। बहू से बोल दो, अंदर से दरवाज़ा बंद कर ले, तुम्हारा घर बस्ती के एकदम बाहर सन्नाटा हो रहा है। जी कहकर रिक्शे से फिर उतरे। कमरे के अंदर जाकर पत्नी से कहा, दरवाज़ा बंद कर लेना, मैं पिताजी को छोड़कर जल्दी आऊँगा। मैं पिताजी को छोड़कर जल्दी आऊँगा, यह उन्होंने अपने मन से कहा था। पिता ने जितना कहने के लिए कहा था यह उससे ज़्यादा था। दरवाजे के पल्ले की आड़ में पत्नी खड़ी थी। सिर पर पल्लू था। सिर झुकाए पत्नी ने सुना और धीरे से हाँ कहा। रघुवर प्रसाद को पत्नी का हाँ सुनना बहुत अच्छा लगा। पिता को छोड़ने गए तब से रात के करीब 9:30 बजे पैदल लौटे। सड़क की बत्तियों का उजाला घर के सामने था। उन्होंने दरवाजे की सांकल को बहुत धीरे से खटखटाया ताकि केवल पत्नी सुने, पास पड़ोस न सुने। पत्नी के दरवाजे के पास तक आने की आहट हुई, चूड़ियों की खनखनाहट हुई तो लगा कि दरवाज़ा खोल रही है। जब दरवाज़ा नहीं खोला तो उन्होंने सांकल फिर खटखटाया। दाहिनी पड़ोसी के कमरे का दरवाज़ा खुलने की आहट हुई। पड़ोस की औरतें बाहर निकली। रघुवर प्रसाद को खड़ा देखकर उसने कहा, दुल्हन सो गई होगी, जोर से खटखटाओ। जी हाँ, रघुवर प्रसाद ने कहा। उसने सोचा पड़ोसन अपना दरवाज़ा बंद कर ले तो वो फिर खटखटाए। पड़ोसन अंदर नहीं जा रही थी। उसने फिर कहा, खटखटाओ। साखल खटखटाने से पहले उनका हल्का धक्का दरवाजे को लगा तो दरवाज़ा खुल गया। पत्नी ने बहुत धीरे से इस बीच सिटकनी खोल दी होगी और पता नहीं चला। दरवाज़ा खुलने के बाद उनकी नज़र पड़ोसन की तरफ फिर गई। जाओ, पड़ोसन ने कहा, पर वे अंदर अप्रत्याशित से चले गए, जैसे आपने आप गए। जिस क्षण जाना था उस क्षण नहीं गए। प्रतिक्रिया में उनसे देर होती थी और उन्हें लगता था कि उन्होंने तत्काल काम किया है। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया। पड़ोस से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ नहीं आ रही थी। वे दरवाजे से दूर चारपाई पर बैठ गए। पत्नी एक कोने में खड़ी थी। सो गई थी? नहीं, पत्नी ने सिर हिलाया बस। कुछ देर चुप बैठे रहने के बाद उन्होंने कहा, छू कर देखो, मुझको बुखार है क्या? पत्नी को पास बुलाने का और कोई तरीका उन्हें नहीं सूझा। पत्नी उनके पास आकर खड़ी हो गई। शरीर गर्म हो तो बाएं गर्म हाथ से दाहिने गर्म हाथ को छुओ तो पता नहीं चलता कि बुखार है। उन्होंने बाएं हाथ से अपने दाहिने हाथ को छूते हुए कहा। उन्हें लगा कि पत्नी उनका माथा हाथ छुएगी, पर नहीं छुई, पास आकर खड़ी रही। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया तो भी पत्नी ने नहीं छुआ। उन्होंने हाथ बढ़ाकर कोहनी के पास पत्नी को पकड़ा। चूड़ियाँ इतनी थी कि हाथ पकड़ने की और जगह नहीं थी। तुम्हारा हाथ तो मेरे हाथ से ज़्यादा गर्म है। और उन्होंने पत्नी का हाथ छोड़ दिया। पत्नी का हाथ सचमुच गर्म था। नहीं है, पत्नी ने इस तरह कहा। उसका हाथ फिर पकड़ ले और छोड़े नहीं। है, सच में खाना खा ली हो? उन्होंने फिर पत्नी से पूछा। पत्नी ने कुछ नहीं कहा। वे पिता के साथ पेट भर खा चुके थे। पिता ने केवल 2 पूड़ी खाई थी और थोड़ा भात। पूड़ी ज़्यादा थी। अम्मा ने सोचकर भेजा होगा कि बहू का आटा सानना ना पड़े। रघुवर प्रसाद ने ज़्यादा खा लिया था। पत्नी उनकी थाली में चुपके से पूड़ी डाल देती थी। पूछती नहीं थी, इसलिए वे मना नहीं कर पाते थे। आखिर खाते खाते वे पानी का गिलास और थाली लेकर खड़े हो गए। पानी उन्होंने खड़े खड़े पिया। पानी बैठकर पियो। तब पिता ने कहा था, खाना खा ली? पत्नी को जस का तस खड़े देखकर रघुवर प्रसाद ने फिर पूछा। पत्नी ने कुछ नहीं कहा। क्या बात है, अच्छा नहीं लग रहा है? रघुवर प्रसाद ने धीरे से पूछा। अब की बार रघुवर प्रसाद का दिल धड़कने लगा था। बुखार नहीं है, पत्नी ने कहा। हाथ तप रहा है, अटकते उन्होंने कहा। नाड़ी देख लो, पत्नी ने कहा। रघुवर प्रसाद को नाड़ी देखना नहीं आता था। उन्होंने पत्नी का हाथ पकड़ा। चूड़ी इतनी थी कि नाड़ी नहीं मिलेगी, इसमें कम है। पत्नी ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। उतनी ही लगती थी। एक बस में टूट गई थी, एक यहाँ काम करते करते टूट गई। केवल 2 कम है। हाँ, बैठ जाओ। पत्नी बैठ गई। दाहिने हाथ की चूड़ी टूट जाती है, बाएं हाथ की कम टूटती है, पत्नी कह रही थी। और रघुवर प्रसाद नाड़ी टटोल रहे थे। नाड़ी केवल वहाँ नहीं थी। वहाँ न मिलने पर उसे कहाँ ढूंढे? छाती की धक धक टोला जा सकता था। रघुवर प्रसाद को लगा कि हाथी के ऊपर उनकी पत्नी गोद में बैठी है। रात का काला हाथी था। उसकी सूंड धरती तक झूल रही थी। रात हाथी की चाल की तरह ऊपर नीचे डोलते हुए जा रही थी। वे पत्नी को संभाल कर पकड़े हुए थे। अंधेरे में कई तरफ फिसलन होती है, ऐसा रघुवर प्रसाद को लगा। पत्नी फिसल जाती थी।
इसके बाद अंधेरे में पत्नी ने पूछा, बस स्टैंड से रिक्शे में आए थे? नहीं, पैदल आया था। पत्नी ने सुना। रघुवर प्रसाद घोड़े पर आए थे। हाथी नहीं मिला? पत्नी ने पूछा। रघुवर प्रसाद ने सुना कि पत्नी पूछ रही है, रिक्शा नहीं मिला था। मिला था पर पैदल आया। पैदल आने से पैसे बच गए थे, पास ही बस स्टैंड है। पत्नी ने सुना घोड़े के पैसे नहीं देने पड़ते थे, बस स्टैंड पास है। घोड़े पर आने से कितना समय लगा? पत्नी ने पूछा। जल्दी आ जाता पर रास्ते में एक दोस्त मिल गया, रघुवर प्रसाद ने कहा। पत्नी ने सुना रात में एक घुड़सवार और मिल गया। फिर इधर उधर घूमते रहे, इधर उधर घोड़ा दौड़ाते घूमते रहे। पत्नी ने सुना थक गए तो एक टिपरिया की चाय की दुकान में चाय पी। थक गए तो खंडर जैसी पुरानी सराय में केसरिया दूध पिया। पत्नी ने सुना अच्छी गर्म चाय थी। पत्नी ने सुना गाढ़ा गर्म दूध था। मैं भी तुम्हारे साथ घूमने चलूँगी, ऐसा पत्नी ने कहा। रघुवर प्रसाद ने अब की बार सुना, मैं भी तुम्हारे साथ घुड़सवारी करूँगी। घुड़सवारी क्यों? खटिया में लेटे लेटे उठ जाएंगे, रघुवर प्रसाद ने कहा। पत्नी ने सुना पक्षी बनकर उड़ जाएंगे। हाँ, पत्नी ने कहा। उड़कर सबसे पहले कहाँ जाएंगे? जहाँ 6 महीने रात होती हो, रघुवर प्रसाद ने कहा। पत्नी ने भी यही सुना। 6 महीने की रात इस खटिया में लेटे रहेंगे, पत्नी ने कहा। रघुवर प्रसाद ने भी यही सुना। 6 महीने की रात होते होते फिर यहाँ 12 घंटे की रात में आ जाएंगे, आकर सो जाएंगे, पत्नी ने भी यही सुना। हमारे उठने का रास्ता सुबह देखेगी, रघुवर प्रसाद ने कहा। सुबह किस तरह रास्ता देखेगी? जैसे ही हमारी नींद खुले सुबह हो जाए। ज़्यादा देर सो गए तो ज़्यादा देर बाद सुबह होगी, रघुवर प्रसाद ने सुना। ज़्यादा देर सो गए तो ज़्यादा देर रात रहेगी। चिड़िया रास्ता देखेंगी कि हम उठे, जिससे सुबह हो और वे चहचहाना शुरू कर दे। सुबह सबसे पहले छोटी छोटी चिड़ियों की चहचहाहट होती है, इसके बाद कोयल के बोलने की आवाज़ आती है। इसी के साथ ये पाठ यही ख़त्म होता है।